प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा परीक्षा में, जहां हमारा उद्देश्य शिक्षा से लेकर परीक्षा तक आपके साथ बने रहना है। जैसा आप सभी को मालूम ही है, हम बात कर रहे हैं किसकी, शब्द विचार के विषय में, है ना। शब्द रचना का एक वीडियो मैं आप सभी को दे चुका हूं, जहां मैंने संदर्भ में आप सभी को उसका परिचय कराया। चलिए देखते हैं, आज का हमारा विषय है रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। कल मैंने आपको बताया कि हमने अपने शब्दों को चार प्रकार से क्या कर रखा है, वर्गीकृत करके रखा हुआ है। पहला आधार था रचना एवं बनावट के आधार पर, दूसरा था उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्याकरणिक बोल सकते हैं, रचना के आधार पर प्रयोग के आधार पर बोल सकते हैं, तीन चार उसका नाम थे, एक था अर्थ के आधार पर। तो उनमें से एक पहला जो है क्या है, रचना एवं बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। इसके बारे में आज हम अपनी लंबी चौड़ी बात करने वाले हैं। तो जरा देख लेते हैं कि मैंने कल आपको बताया कि रचना एवं बनावट, जो मैंने शब्द लिखे हैं रचना बनावट, इनके आधार पर हमने शब्दों को तीन भागों में बांटा है। पहला था रूढ़ शब्द, कौन सा, रूढ़। दूसरा था यौगिक और तीसरा था योग रूढ़। ठीक है, आज इनके विषय में हम बहुत आराम से तसल्ली से क्या करेंगे, बात करेंगे। तो देखते हैं पहला शब्द जो हमारा प्रकार है रचना बनावट के आधार पर शब्दों के जो भेद है, क्या है, रूढ़। तो जरा रूढ़ को देख लेते हैं। कल भी मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, आज मैं इसके बारे में अच्छे तरीके से आज दिमाग में ऐसा फिट कर दूंगा कि कभी नहीं भूल पाओगे, है ना। तो जरा देखो, पहले इन तीनों की एक बार परिभाषा देख लेते हैं, फिर आराम से इन्हें लिखने के पर्पज से, जो भी कुछ आप नोट्स बना रहे हो उसके पर्पज से देखते हैं। देखिए पहला शब्द है यहां पर रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, मैं इनकी परिभाषा की बात करूं तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड, सार्थक खंड का मतलब है इनके अगर तुम टुकड़े करने जाओगे, इन्हें छोटा करने जाओगे तो ये अपना अर्थ क्या कर देते हैं, खो देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने शब्द ले लिया, मान लो घर। घर एक शब्द है, अब इसके टुकड़े करो, तुम्हें पता है कुछ वर्ण तो होंगे, वर्णों में इन्हें तोड़ सकते हैं, है ना। अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करना चाहूं तो कर सकते हो आप, वर्णमाला आपने पढ़ी है, घर, उसमें ए तो होना ही होना है, रे, और रे के साथ भी क्या, आ। ठीक है, तो ये इसका वर्ण विच्छेद तो आप कर सकते हो, अक्षरों में तोड़ सकते हो, वर्णों में तोड़ सकते हो, है ना, विघटित कर सकते हो। लेकिन इसको तुम जब विघटित करने जाओगे तो इसका जो अपना अर्थ है, इसका जो अपना अर्थ है वो खत्म हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते, जिनके हम क्या नहीं कर सकते, सार्थक खंड नहीं कर सकते। जैसे और क्या हो सकता है, अभी रात का समय तो रात, क्या हो सकता है, रात। अब इसके भी टुकड़े करने के लिए जाओ, इसके खंड करने के लिए जाओगे तो खंड तो तुम कर लोगे लेकिन वर्णों में कर लोगे, है ना, अक्षरों में कर लोगे, लेकिन अपना अर्थ खो देगा। शब्द देखो जैसे सड़क, है ना, छत, ये सब क्या है, ये सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि इनका जब हम खंड करेंगे, इन्हें तोड़ने के लिए जाएंगे तो ये अपना अर्थ क्या खो देते हैं, अपना अर्थ खो देते हैं। क्या, अपना अर्थ खो देते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। आशा करता हूं कि रूढ़ शब्द आपकी समझ में आए हो। ठीक है, आगे देखते हैं एक बार। यौगिक, यौगिक क्या है, यौगिक बना है योग से। किससे बना है, योग से, जिसका अर्थ होता है योग करना, जिसका अर्थ होता है क्या, योग करना। अब योग क्या है, योग का मतलब है, अब तुम सीधे समझ जाओगे, योग का मतलब है ये शब्द किन्हीं दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होंगे। ये शब्द क्या होंगे, किन्हीं दो या दो से अधिक, अधिक भी हो सकते हैं, शब्दों से मिलकर बने होंगे। इनकी परिभाषा की मैं बात करूं तो इनकी परिभाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनके हम सार्थक खंड क्या कर सकते हैं, जिनके हम सार्थक खंड, लिख दो यहां, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, खंड हम कर सकते हैं, जिनके सार्थक खंड हो सकते हैं। जैसे विद्या, विद्यालय, शब्द क्या है, विद्यालय, कर सकते हैं, विद्या धन आल्य, हो जाएगा खंड, बिल्कुल हो जाएगा। विद्या का अपना अलग अर्थ है और आल्य का अपना अलग अर्थ है, अलग अलग तोड़ने के बाद भी अपना अपना अर्थ ये देते हैं। और देखो कैसे, राजपुत्र, समास में पढ़ा आपने, राजपुत्र, है ना, राज अलग कर दो, पुत्र अलग कर दो, है ना, तो दोनों का अपना अपना अर्थ
निकल जाएगा, जैसे राज धन पुत्र। तो राज का अपना अलग अलग अर्थ है और पुत्र का अपना अलग अर्थ है। तो वैसे अगर इसका विग्रह करेंगे समासिक रूप से तो राजा का पुत्र है ना, तो शॉर्ट में लिख दिया जाता है। समझोगे जब समास अगर तुमने पढ़ लिया होगा तो वो लोप ही क्या है, समास है। तो यहां पे समास हुआ है तो राजपुत्र को आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो ऐसे शब्द मैं कह सकता हूं, ऐसे शब्द जिनके हम क्या कर सकते हैं, सार्थक खंड कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं और उनका अर्थ क्या ना हो, नष्ट ना हो, जिनका अर्थ नष्ट ना हो। विद्यालय में अलग करो, विद्या और आल्य। विद्या क्या हो जाएगी, शिक्षा, एक तरीके से ग्रहण करने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए, और आल्य वो स्थान जहां कोई कार्य होता हो, जैसे शिवालय, शिव जी की पूजा के लिए जो स्थान है शिवालय, विद्या के लिए जो स्थान है विद्यालय, आल्य है ना। तो आल्य शब्द होता है स्थान से। तो यौगिक शब्द क्या हुए, ऐसे शब्द, क्या, ऐसे शब्द जिनको हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं। रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिन्हें हम सार्थक खंडों में नहीं बांट सकते, जिन्हें हम सार्थक खंडों में नहीं बांट सकते, क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द। और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं क्या कहलाएंगे, यौगिक। अब मैंने कल तुम्हें बताया कि यौगिक जो है, यौगिक का मतलब क्या है, योग, योग का मतलब दो शब्दों का मेल, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल। अब आगे का जो हमारा सिलेबस है, कल भी मैं बताया कि यौगिक बनते हैं हमारे चार प्रकार से, है ना। बनाने की कितनी, रचना करने की कितनी विधियां हैं, चार विधि। कौन कौन सी, पहला संधि, दूसरा समास, उपसर्ग और प्रत्यय, है ना। ये चार समास तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, है ना। संधि इसके बाद हम शुरू करेंगे वर्ण विचार के बाद, जो भी इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके बाद। उपसर्ग और प्रत्यय, इनकी कल मैंने तुम्हें शॉर्ट में डेफिनेशन भी बताई थी। संधि क्या होती है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। समास क्या है, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वे शब्दांश या शब्द या शब्दांश होते हैं जो शब्द के आदि में जुड़कर, आदि का मतलब है प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में कोई विशेषता लाते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, आ प्लस जीवन, शब्द था कौन, जीवन, और उसमें मैंने आ लगाया तो इसका अर्थ ही बदल गया, आजीवन। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं, यहां पे आदि में जुड़े हैं, वो क्या जुड़ेंगे, अंत में जुड़ेंगे, बाद में जुड़कर, है ना। जैसे लिखा प्लस आवट, लिखावट हो जाता है, लिखा प्लस आवट, और शब्द क्या बन जाएगा, लिखावट। ये आवट शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, है ना। ये जब किसके, लिखा के साथ जुड़ जाएगा तो लिखा एक चीज हो गई, लिखावट का मतलब राइटिंग, है ना, समझ रहे हो। तो ये क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे शब्दांश होते हैं, शब्द भी हो सकते हैं जो किसके, अगर शुरू में जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा, और बाद में जुड़ेगा तो प्रत्यय कहलाएगा। तो अब यहां क्यों पढ़ रहे हैं हम, यौगिक बनाने के लिए यही चार इकाइयां हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। कौन कौन सी, संधि की सहायता से हम यौगिक बना सकते हैं, समास की सहायता से हम यौगिक बना सकते हैं, है ना, उपसर्ग की सहायता से यौगिक बना सकते हैं, और प्रत्यय की सहायता से यौगिक बना सकते हैं, है ना। और समास में भी एक एग्जाम्पल हमें छोड़ना पड़ेगा, समास 6 प्रकार के जो भी कुछ है, तो बहुवचनीय समास को हमें छोड़कर चलना पड़ेगा। कौन सा समास, बहुवचनीय समास हमें छोड़कर चलना पड़ेगा। चलो, आशा करता हूं कि यौगिक भी तुम्हें समझ आए हो। अब देखते हैं योग रूप। अब देख लिया भी, सार्थक खंड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब ये तीसरा कहां से आया, देखो तीसरे को समझते हैं। ये इसी का भाई है, किसका, यौगिक का ही भाई है। क्या है, यौगिक का ही भाई है। क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा अगर मैं बताऊं तो ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक खंडों में तो विभाजित किया जा सकता है, मतलब इसके भी सार्थक खंड हो सकते हैं, इसके भी सार्थक खंड हो सकते हैं। तो फिर इसमें और यौगिक में अंतर क्या हुआ, देखो अंतर क्या होता है। यहां पर क्या था कि जहां पर जो भी शब्द थे, मान लो जैसे विद्यालय था, तो इन्हें अलग करने के बाद भी अर्थ सेम ही था, और इन्हें जोड़ने के बाद भी एक विशेष अर्थ देते थे जो उन शब्दों का अर्थ है। लेकिन यहां पे क्या होता है, दो अलग अलग शब्द जुड़कर, है ना, अपने शब्दों से भिन्न एक अर्थ तुम्हें प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यही किसके उदाहरण हैं, बहुवचनीय समास के उदाहरण, है ना। ये सारी संधि समास कौन सा छोड़कर, बहुवचनीय समास छोड़कर सारे समास किस में आएंगे, यौगिक में। उपसर्ग प्रत्यय भी किसके अंदर आएंगे, यौगिक। बस याद रखना है
जो भी उदाहरण किसके हैं, बहुवीर्य समास के हैं, वो किसके अंदर आएंगे, योग रूढ़ के अंदर। योग रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड तो किए जा सकते हैं, लेकिन जो शब्द, जिन शब्दों का योग हुआ है, जो शब्द मिले हैं, वो क्या करते हो, एक विशेष अर्थ, विशेष अर्थ का मतलब है कोई तीसरा अर्थ क्या करते हो, प्रकट करते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें कल, गजानन, है ना, गजानन। अब देखो गजानन में क्या है, गज का मतलब क्या होता है, हाथी, और आनन मैंने बताया तुम्हें क्या, सर। आनन क्या होता है, सर। तो गज हाथी और आनन सर, तो हाथी का सर, अर्थ क्या हुआ, हाथी का सर। लेकिन हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हाथी के सर के समान वाला, या जिसका हाथी जैसा सर हो। तो यहां पर ये तीसरा अर्थ अपना करता है, देता है किसकी ओर, गणेश, भगवान गणेश की तरफ क्या करता है, अपना अर्थ प्रकट करता है। तो बात समझ आई। जैसे ही एक शब्द क्या है, नीलकंठ, नीलकंठ, तो नील मतलब क्या है, नीला, और कंठ का मतलब क्या है, गला। नील मतलब नीला और कंठ का मतलब क्या हो जाएगा, गला। अर्थात जिसका कंठ कैसा है, नीला है, इसके शब्दों का अर्थ तो क्या हुआ, नीले कंठ वाला। लेकिन इसने एक विशेष अर्थ हमें दिया, नीलकंठ हम कहते किसे हैं, भगवान शिव को। क्या कहते हैं, भगवान शिव को। ठीक है, मेरी बात समझ आई। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। देखो मिटाने के बाद मैं थोड़ी सी परिभाषाएं भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शायद तुम्हें यहां तक समझ आया हो, नहीं आया तो एक बार परिभाषाओं के साथ समझ आ जाएगा। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या है, वे शब्द, क्या, वे शब्द जिनके हम सार्थक खंड नहीं कर सकते। आई बात समझ, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, है ना। और एक और बात याद रखनी है, रूढ़ शब्दों को क्या कहते हैं, मौलिक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मौलिक शब्द भी कहते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है मौलिक शब्द क्यों इन्हें कहते हैं, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया अभी, घर क्या है, एक रूढ़ शब्द है ना। और ऐसे समझो, घर से मैं क्या बना सकता हूं, दवाई घर ले लो, है ना, दवाई घर, मान लो एक शब्द है दवाई घर। तो ये दो रूढ़ शब्द है, दवाई भी क्या है, एक रूढ़ है, और घर भी क्या है, एक रूढ़ है ना। तो रूढ़ और रूढ़ की सहायता से ही हम क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और इनकी विधियां 3-4 मैंने अभी बताई, तो मैं कैसे कैसे बना सकते हैं, संधि से, समास से, उपसर्ग और प्रत्यय से। तो बात समझ आई कि रूढ़ शब्दों का ही क्या होता है, योग होता है वहां पर, है ना। यौगिक किससे बनते हैं, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से ही बनते हैं। तो इस वजह से ही क्या हमारे रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं, मौलिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मौलिक शब्द कहलाते हैं। अर्थात अब तुम याद रखोगे, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिन्हें हम और नहीं तोड़ सकते, जिनका विघटन हम नहीं कर सकते, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक क्या है, यौगिक वे शब्द हैं जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं। अर्थात ये 2 या 2 से अधिक, अर्थात ये 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। आई बात समझ। क्या रूढ़ शब्द क्या है, सार्थक खंड नहीं कर सकते। यौगिक का क्या कर सकते हैं, हम सार्थक खंड कर सकते हैं, ऐसे शब्द जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हो। 4 इकाइयां हैं, बता चुका हूं, है ना। अब यौगिक और देख लेते हैं। यौगिक क्या है, ऐसे शब्द जिन्हें हम सार्थक खंडों में तो विभाजित कर सकते हैं ना। मतलब क्या है, सार्थक खंड तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, जब इनके सार्थक खंड किए जाते हैं तो जो 2 शब्द हैं वो अपना अलग अलग क्या देते हैं, अर्थ देते हैं, है ना। और जब इन्हें जोड़ दिया जाता है तो किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। तो इसकी परिभाषा चाहे तो तुम, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए ना, मैं ही लिख देता हूं। तो ऐसे शब्द जिनका खंड अलग अलग करने पर, जिनके खंड अलग अलग करने पर एक साथ, है ना, अगर अलग अलग करते हो तो अलग अलग अर्थ, और जब एक साथ इन्हें रखा जाता है तो
क्या करते हैं, एक तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। यही लिख देता हूं मैं कि जब ये शब्द, जब दो रूढ़ शब्दों को एक साथ मिलाया जाता है और वे किसी तीसरे अर्थ की ओर, किसी तीसरे मतलब ना तो पहला ना दूसरा, जो दो शब्दों की क्या हुई है, मेल हुआ है, योग हुआ है, किसी अपने अर्थ से तीसरे अर्थ की ओर, किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हो। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे, योग रूढ़ कहलाएंगे। तो इसके उदाहरण जितने भी तुम्हारे क्या हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। बाकी सब किसके अंदर आते हैं, यौगिक के। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई है। छोटी सी वीडियो, छोटा सा टॉपिक था, लेकिन डराने वाला शब्द है ना। यौगिक, योग रूढ़ देखने में ऐसे लगते हैं कि कितने बड़े बड़े इनके अंदर कॉन्सेप्ट होंगे, कुछ नहीं है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ कुछ नहीं है। रूढ़ से याद रखना है जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बने हो और अपने ही शब्दों का अर्थ देते हो। योग रूढ़ क्या है, दो रूढ़ शब्दों से तो मिलकर बने हो लेकिन किसी तीसरे अर्थ की ओर क्या करते हो, इशारा करते हो। आशा करता हूं आप सभी को समझ आया हो। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने ही जो खंड है, समास तो मैं तुम्हें पढ़ा चुका, संधि की तरफ बढ़ेंगे। किसकी तरफ बढ़ेंगे, संधि। संधि के बाद उपसर्ग प्रत्यय और उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रकार है शब्दों के वर्गीकरण का, कौन सा है, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर, जहां पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द के बारे में हम बात करेंगे। तो एकदम सीक्वेंस में अपना सिलेबस लेकर चल रहे हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं, लगे रहो, है ना। भी समय अब आ चुका है, अब ज्यादा समय आपके पास है नहीं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अब लेट करोगे ना, अब तक जो कर रहे थे, है ना, लेकिन अब लगने का समय है ना। मेहनत का समय आ चुका है और मेहनत का कोई भी मेहनत की जो है, आपकी जो मेहनत आप करोगे ना, उसका कोई भी एक्सक्यूज नहीं है ना, आपको करना ही पड़ेगा। ये हो सकता है, मान लो एक दौड़ है, परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा क्या है, एक दौड़ है, और दौड़ जीतने के लिए तुम्हें दौड़ना ही पड़ेगा, है ना। बिना दौड़े आप नहीं जीत सकते। ऐसा हो सकता है किसी ने बहुत जल्दी दौड़ शुरू कर दी और आप थोड़ा लेट हो, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, है ना। और यहां पर इस दौड़ में हर वो आदमी विजेता है जो अपनी क्षमताओं पर क्या उतरेगा, खरा उतरेगा। क्षमताएं आप सभी के अंदर है, बस उन्हें समय देने की जरूरत है ना। तो आशा करता हूं कि आप सभी एकदम पूरे जोश और जुनून के साथ लग चुके हैं, है ना। वैकेंसी आपके सामने है और इससे बढ़िया मौका आपको जीवन में शायद आगे ना मिले, आपकी उम्र निकल जाए, आपको वैकेंसी तक देखने को ना मिले, क्योंकि पता है चुनाव का माहौल है। ये जो था यही है, सब निचोड़ के सरकार ने आपके सामने रख दिया। इसके बाद शायद दूर दूर तक तुम देखते रहो कि वैकेंसी कब आए, है ना। तो इससे बढ़िया है कि आज थोड़ा सा परिश्रम कर लो, थोड़ी सी मेहनत आज कर लो, कि जिससे कि तुम्हारे भविष्य, जो आने वाला भविष्य है, उसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना। वरना सारी जिंदगी कोल्हू के बैल की तरह पिलोगे, है ना, इधर भी ताने उधर भी ताने। ठीक है, तो आज के लिए बहुत ही इतना ही काफी है, कल बात करेंगे संधि के बारे में। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और लास्ट में ही कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इतना हो सके आपके आसपास जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो इससे मेरी मदद होगी, आपकी तो मदद हो ही रही है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि रोज आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी कुछ है जिस भी तरीके से आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।